साल 1974 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बयान दिया था जो आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। उन्होंने कहा था, हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन परमाणु बम बनाकर रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उससे कुछ हफ्ते पहले राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में एक ऐसा धमाका हुआ था जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसी जगह जहां दुनिया को लगता था कुछ नहीं होता, वही भारत ने इतिहास बदल दिया था। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि वो धमाका कब हुआ। असली कहानी ये है कि वो धमाका होना क्यों ज़रूरी था और उसे रोकने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें क्या क्या करती रही। So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. ये कहानी है शक्ति की, दबाव की और उस फैसले की जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। लेकिन ये कहानी 1974 से शुरू नहीं होती। ये कहानी आज़ादी से भी पहले शुरू होती है। साल 1944, दूसरा विश्व युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अमेरिका मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक सीक्रेट प्रोग्राम जो दुनिया का पहला एटम बम बनाने वाला था। भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। दिल्ली में फैसले लंदन से होते थे। लेकिन उसी समय भारत में एक आदमी भविष्य देख रहा था। नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा का जन्म पारसी परिवार में हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी और यूरोप के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन 1939 में जब वो छुट्टियों पर भारत आए तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और वो यूरोप वापस नहीं जा सके। दुनिया को शायद लगा ये उनकी बदकिस्मती थी, लेकिन यही भारत की सबसे बड़ी किस्मत साबित हुई। 12 मार्च 1944 को भाभा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा, अगर भारत को साइंस में आगे बढ़ना है तो हमें अभी से उसकी नींव रखनी होगी। सोचिए, उस समय भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर अटैक्स भी नहीं देखे थे, पर होमी भाभा समझ चुके थे कि आने वाला युग परमाणु ऊर्जा का युग होगा। यही उनकी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग थी। फिर अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के 2 एटम बम गिराए और कुछ ही सेकंड्स में शहर राख बन गए, लाखों लोग खत्म हो गए। तब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि इंसान ने एक ऐसी ताकत बना ली है जो पूरी सभ्यता मिटा सकती है। लेकिन भारत में एक इंसान ये तबाही देखकर डर नहीं रहा था, बल्कि वो सोच रहा था कि अगर ये शक्ति दुनिया बदल सकती है तो भारत को इससे दूर नहीं रहना चाहिए। और वो इंसान थे होमी भाभा। फिर भाभा ने 1944 में टाटा ट्रस्ट को जो खत लिखा था, उसके कारण 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बना। ये सिर्फ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था, ये भारत के परमाणु सपने की नींव थी। फिर साल 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ देश को जो मिला वो था टूटी हुई अर्थव्यवस्था, बटा हुआ देश, दंगे, भूखमरी और चारों तरफ दुश्मन। उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू शांति में विश्वास रखते थे, लेकिन वो साइंस की ताकत भी समझते थे। उन्हें पता था एक आधुनिक राष्ट्र सिर्फ संविधान से नहीं बनता, उसके लिए चाहिए साइंस, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म विजन। इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की, उनमें सबसे अहम नाम था होमी भाभा। आज़ादी के सिर्फ 1 साल बाद नेहरू और भाभा ने मिलकर एक ऐतिहासिक कानून बनाया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948। इसके तहत भारत में परमाणु ऊर्जा पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया और यहीं से भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू हुआ। फिर साल 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना, जिसे सीधे प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया। नेहरू समझते थे परमाणु ऊर्जा सिर्फ बिजली बनाने का माध्यम नहीं है, ये भविष्य की जियोपॉलिटिकल पावर है। साल 1953 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डी आइजनहावर ने यूनाइटेड नेशंस में एटमॉस्फेयर पीस के ऊपर एक स्पीच दी थी।
उन्होंने कहा था, दुनिया के देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे न्यूक्लियर का मिलिट्री यूज बंद हो और इसे सिर्फ एनर्जी, मेडिकल और एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाए। भाभा ने इस मौके का फायदा उठाया, जिसके चलते साल 1960 में द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे मुंबई में अमेरिका और कनाडा की मदद से साइरस रिएक्टर बनाया गया। लेकिन यह वो बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस रिएक्टर में जो हैवी वाटर डाली गई वो अमेरिका ने दी थी, और उस हैवी वाटर का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं हो सकता था, इससे प्लूटोनियम भी बनता था। वही प्लूटोनियम जो एटम बम में लगता है, जिसे आगे चल के भारत न्यूक्लियर बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। यानी जो टेक्नोलॉजी पीसफुल पर्पस के नाम पर आई थी, वही आगे चल के भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में काम आई। देश अभी इन सब पे पीसफुल पर्पस के लिए काम कर रहा था। सरकार भी इसे बिजली बनाने के लिए बना रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो देश को तोड़ देता है और खुद की सुरक्षा के लिए सोचने पे मजबूर कर देता है। 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर इंडियन सोल्जर्स ठंड और हथियारों की कमी से जूझते हुए पीछे हटने को मजबूर हुए और इंडिया ये वॉर हार गया। ये देश के लिए एक अपमान था। तब पहली बार देश ने महसूस किया कि शांति का नारा तब तक काम करता है जब तक आपके पास ताकत हो। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अभी आना बाकी था। उसके 2 साल बाद 16 अक्टूबर 1964 चीन ने लोप नूर सिनजियांग में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। कोड नेम था 596 और उस एक धमाके ने साउथ एशिया की सिक्योरिटी कैलकुलेशन ही बदल दी। अब भारत के सामने एक ऐसा पड़ोसी देश था जिसके पास परमाणु हथियार थे, और वही देश 2 साल पहले भारत को युद्ध में हरा चुका था। उसी साल 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया था। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, लेकिन चीन के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद दबाव बढ़ता गया। इसी दौरान होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पे कहा कि भारत 18 महीनों के अंदर परमाणु हथियार बना सकता है। इस बयान से दुनिया चौंक गई, लेकिन भाभा ये ऐसा ही नहीं बोल रहे थे, क्योंकि पर्दे के पीछे भारत काफी आगे बढ़ चुका था। लेकिन उसके बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने देश को सदमे में डाल दिया। 24 जनवरी 1966 एयर इंडिया फ्लाइट 101 जो मुंबई से लंदन जा रही थी, वो माउंट ब्लैक पर्वत से टकरा गई। उस फ्लाइट में डॉक्टर होमी भाभा भी सवार थे, भारत के परमाणु कार्यक्रम का सबसे बड़ा दिमाग, और एक दुर्घटना में देश ने उन्हें खो दिया। आज भी इस हादसे को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज मौजूद है। कुछ डीक्लासिफाइड CIA डॉक्यूमेंट्स में भी भाभा का नाम सामने आया था। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और? इतिहास आज भी पूरा सच जान नहीं पाया है। फिर आता है साल 1966। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। वो एक ऐसी नेता थी जिन्हें शुरुआत में दुनिया ने गूंगी गुड़िया कहा था, लेकिन जो लोग उन्हें कम आंकते थे वो बाद में पछताए। फिर साल 1968 में UNSC ने NPT मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाया। ये ट्रीटी 1970 में लागू हुई। इसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना और न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना। लेकिन भारत सरकार ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत का मानना था कि यह ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। इस ट्रीटी ने 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले देशों को ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर मान लिया और बाकी देशों के लिए रास्ता बंद कर दिया। भारत ने साफ कहा कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, और आज तक भारत ने इसे साइन नहीं किया है। फिर दोबारा कुछ ऐसा होता है जिससे देश अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तेज कर देता है। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश बना। उसी दिन पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। इसी युद्ध में उनके डिसीजंस और एक्शंस के लिए वो भारत की आयरन लेडी कहलाई। खैर वो एक अलग कहानी है जिसकी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उस युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने इंदिरा गांधी को अंदर से हिला दिया। उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और US सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के खुले समर्थक थे। भारत पर दबाव बनाने के लिए और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा, और ब्रिटेन की नेवल प्रेजेंस भी अरेबियन सी में सक्रिय थी। ब्रिटेन भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था। भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी झुकी नहीं।
उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ 1970 में साइन की इंडो सोवियत ट्रीटी का सहारा लिया। यूएसएसआर ने तुरंत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड भारत की मदद के लिए भेज दिए। तब यूएसएसआर के डर से अमेरिका और ब्रिटेन पीछे हट गए। लेकिन उस दिन इंदिरा गांधी ने एक बात मन में ठान ली, भारत को एक ऐसी ताकत चाहिए जिसके सामने कोई यूएसएस एंटरप्राइज भेज ना सके, और वो ताकत थी न्यूक्लियर पावर। फिर साल 1972 में इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की विजिट के लिए जाती है और अपनी विजिट के दौरान सीक्रेटली उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए ग्रीन सिग्नल दिया, जिसके बाद देश के हाईली क्वालिफाइड 75 वैज्ञानिकों की टीम तैयार हुई, जिसमें मुख्य नाम थे डॉक्टर राजा रमन्ना, होमी सेठना, पीके अयंगर, आर चिदम्बरम और WD पटवर्धन। और जगह चुनी गई पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान। उसके 2 साल बाद 18 मई 1974 राजस्थान के इंडियन आर्मी के पोखरण टेस्ट रेंज में एक ऐसा काम शुरू हुआ जिसके बारे में दुनिया को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने 160 मीटर गहरी एक अंडरग्राउंड शाफ्ट खोदी। उस शाफ्ट में एक डिवाइस रखी गई जिसका नाम था द डिवाइस। ये एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस था, वही प्लूटोनियम जो साइरस रिएक्टर में अमेरिका की हैवी वाटर से बना था। फिर सुबह 8:05 पे 12 से 15 किलोटन का धमाका हुआ। हिरोशिमा बॉम्ब से थोड़ा कम शक्तिशाली, लेकिन असर उससे कहीं बड़ा। डॉक्टर राजा रमन्ना ने इंदिरा गांधी को फोन किया और कहा, द बुद्धा हैज स्माइल्ड, और यही से इस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। टेस्ट तो हो गया, लेकिन अमेरिका सदमे में था क्योंकि CIA पूरी तरह फेल हो चुकी थी। कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया कि उसने पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मिलिट्री यूज किया। भारत का जवाब क्लियर था कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, और ऑफिशियली भारत की यही पोजीशन रही। लेकिन दुनिया समझ चुकी थी कि भारत अब बदल चुका है। इन सब से पाकिस्तान सबसे ज्यादा घबरा गया, और तभी जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना फेमस बयान दिया, हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बना के रहेंगे। और यही से पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम तेज हो गया। 1974 के बाद देश ने एक लंबी चुप्पी ओढ़ ली। कोई बड़ा बयान नहीं, कोई नया परीक्षण नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे काम जारी रहा। साल 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर परीक्षण की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट्स ने पोखरण में एक्टिविटी डिटेक्ट कर ली। दबाव बढ़ा और परीक्षण को रोकना पड़ा। उसके बाद कई नई सरकारें आई, लेकिन अमेरिका के डर से किसी ने टेस्ट करने की हिम्मत नहीं की। फिर साल 1995 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने फिर कोशिश की। फिर सैटेलाइट्स ने पकड़ लिया, फिर प्रेशर आया और टेस्ट को रोकना पड़ा। ऐसा 2 बार हो चुका था, लेकिन तीसरी बार कहानी बदलने वाली थी। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और देश को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाना उनके मैनिफेस्टो में था। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आर चिदम्बरम को बुलाया और पूछा कितना समय चाहिए। जवाब मिला कुछ हफ्ते। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया और काम चालू हुआ। लेकिन इस बार CIA को चकमा कैसे दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि अमेरिका के KH-11 स्पाई सैटेलाइट्स पोखरण के ऊपर से हर कुछ घंटों में गुजरते थे और उनकी रिजोल्यूशन इतनी हाई थी कि वो एक अखबार की हेडलाइन पढ़ सकते थे। इसलिए USA की सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उस वक्त DRDO के चीफ थे, डॉक्टर आर चिदम्बरम, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, और अनिल ककोडकर, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे, इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जो प्लान आज भी इंटेलिजेंस की दुनिया में एक मास्टर क्लास माना जाता है। और फिर शुरू हुआ डिसेप्शन प्लान। साइंटिस्ट को आर्मी यूनिफॉर्म पहनाई गई। वो आर्मी यूनिफॉर्म्स में पोखरण गए ताकि सैटेलाइट्स अगर देखे तो लगे यहाँ नॉर्मल मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि पोखरण एक मिलिट्री बेस था, इसलिए यूनिफॉर्म में किसी को शक नहीं हो सकता था। और पहचान छुपाने के लिए कोड नेम्स दिए गए, जैसे APJ अब्दुल कलाम का नाम मेजर जनरल पृथ्वीराज था और आर चिदम्बरम का नाम मेजर नटराज था। सारा काम रात को होता था। सैटेलाइट पास के टाइमिंग के हिसाब से इक्विपमेंट छुपाई जाती थी, खुदाई होती थी, इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल होते थे और फिर सुबह होने से पहले सब कुछ कवर हो जाता था, क्योंकि रात में सैटेलाइट की विजिबिलिटी कम होती है। CIA कड़ी निगरानी रखे हुई थी, लेकिन हफ्तों तक CIA को एक भी क्लू नहीं मिला।
इसमें एक बात है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता, पहले ये टेस्ट 27 अप्रैल को होना था, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट KR नारायण उन दिनों लैटिन अमेरिका टूर पर थे। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि खुद प्रेसिडेंट को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इस बार सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी और अगर ऐसे में टेस्ट होता तो डिप्लोमेटिक ऑकवर्डनेस होती, इसलिए उनके वापस आने का इंतजार किया और डेट चेंज की गई। फिर 1 मई 1998 को रात 3 बजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से इक्विपमेंट मुंबई एयरपोर्ट पर लाई गई। वहां से एयरफोर्स की मदद से जैसलमेर पहुंचाई गई और वहां से सिर्फ 4 आर्मी ट्रक्स में बिना किसी सिक्योरिटी के पोखरण लाई गई। काम इतना सीक्रेटली हो रहा था कि किसी को कानो कान खबर ना हो। फिर 11 मई 1998 सोमवार के दिन दोपहर 3:45 को पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में 3 अंडरग्राउंड शाफ्ट में एक साथ 3 डिवाइस डिटोनेट किए गए, जिसमें शक्ति 1 एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस 45 किलोटन, शक्ति 2 एक फिशन डिवाइस 15 किलोटन, शक्ति 3 एक सब किलोटन डिवाइस। फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया और ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑफिशियली घोषणा की कि भारत अब एक पूर्ण परमाणु शक्ति है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These were contained explosions like the experiment conducted in May 1974. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Thank you very much indeed. और फिर दोबारा 13 मई 1998 को 2 और टेस्ट किए गए, शक्ति 4 और शक्ति 5, दोनों सब किलोटन, दोनों सक्सेसफुल हुए। उस टाइम हमने 2 दिन के अंदर टोटल 5 टेस्ट किए थे। आपके सबके मन में एक सवाल होगा कि अगर 1974 में पहला टेस्ट हुआ था तो उस समय इंदिरा गांधी ने घोषणा क्यों नहीं की थी? उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि उस समय हमारा देश आर्थिक रूप से स्थिर नहीं था और दूसरे देशों की एड्स से देश चल रहा था, और दूसरा कारण ये है कि उस समय हमारे पास परमाणु हथियार चलाने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए 1998 में सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी, क्योंकि उस समय हमारे पास अग्नि जैसी मिसाइलें थी जो APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने बनाई थी। ये मिशन इतना इंटेलिजेंस था कि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि भारत ने सिर्फ CIA को नहीं बल्कि पूरी USA गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया और सक्सेसफुली परमाणु परीक्षण किया। टेस्ट के बाद अमेरिका ने भारत पर भारी सैंक्शंस लगाए, NPT से घेरना चाहा, लेकिन देश ने इसे साइन नहीं किया था, इसलिए अमेरिका सफल नहीं हुआ। जापान और कई वेस्टर्न देशों ने भारत का विरोध किया। UNSC ने भी CTBT ट्रीटी साइन करने का दबाव बनाया। CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 1996 में बनाया गया था ताकि दुनिया में कोई भी देश परमाणु हथियारों का परीक्षण ना कर सके। हालांकि भारत ने साफ कहा कि उसकी परमाणु नीति उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, खासकर चाइना और पाकिस्तान के खतरे को देखकर तय होगी, और आज तक भारत ने यह CTBT साइन नहीं किया है। पूरी दुनिया ने प्रेशर डाला, लेकिन वाजपेयी सरकार पीछे नहीं हटी और बहुत हिम्मत से इन सब का सामना किया। APJ अब्दुल कलाम ने भी इंटरनेशनल स्टेज पे कहा था कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन उस समय भी देश में कुछ गद्दार थे जो इस टेस्ट को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा खतरा था कि परमाणु बम बनाना पड़ा। यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। सरकार ने इन सब का बहुत हिम्मत से सामना किया और अपना स्टैंड बनाए रखा। फिर 2005 में अमेरिका ने भारत के साथ इंडो-US सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया। वही अमेरिका जो 1998 में भारत को आइसोलेट करना चाहता था, उसने इंडिया से हाथ मिलाया, क्योंकि चाइना पावरफुल हो रहा था और अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए था। देश ने वो डील इस शर्त पर साइन की थी कि उसके मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई रोक नहीं होगी। आज देश के पास एस्टिमेटेड 160 to 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। INS अरिहंत देश की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है।
जो अंडर वाटर से भी न्यूक्लियर मिसाइलें दाग सकती है। यानी देश के पास अब न्यूक्लियर ट्राइड है। ज़मीन से, आसमान से और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर अटैक करने के लिए देश कैपेबल है। देश नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी फॉलो करता है, यानी भारत पहले किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई करता है तो जवाब मैसिव मिलेगा। और हमने ये भी कहा है कि हम इसे नॉन न्यूक्लियर वाले देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। न्यूक्लियर पावर सिर्फ एक वेपन नहीं होती, ये एक जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज है। जो देश इस लैंग्वेज में बात कर सकता है, दुनिया उसकी बात सुनती है, और जो नहीं कर सकता उसकी बात इग्नोर होती है। इस बात का अंदाज़ा आप इराक, ईरान, वेनेजुएला और क्यूबा जैसे देशों के हालात देख के लगा सकते हो कि आज अगर देश न्यूक्लियर कंट्री नहीं होता तो क्या हालात होते। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।